हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो हम दोस्तों देखेंगे अशोक को, जो कि प्राचीन भारत का, तो मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वह अशोक है, जिससे बार बार किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आपने भी अगर कोई एग्जाम दिया होगा तो यकीनन आपको अशोक के अभिलेखों से, अशोक से संबंधित, अशोक के द्वारा किए गए कार्यों से और मौर्य साम्राज्य की स्थापत्य कला, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिले होंगे। तो दोस्तों, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केवल अशोक को, अशोक के द्वारा किए गए कार्य और अशोक के बारे में कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है। और कल की जो वीडियो हमारी होगी उसमें हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को और जो स्थापत्य कला रही, जैसे कि जो स्तूप बनाए गए और जो भी शैलियां रही हैं, कौन कौन सी मौर्य काल में शैलियों का विकास हुआ है, कौन सी प्रमुख बातें हैं, उन सभी को कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य दोस्तों मैं इसीलिए ज्यादा डीप में पढ़ा रहा हूं कि इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, और जब आप प्रश्न बनाए किसी भी बुक से या एग्जाम में प्रश्न बने तो फिर आपको कॉन्फिडेंस रहे और इससे प्रश्न ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ज्यादा वीडियो हमारा बड़ा ना बने। अशोक को, तो इससे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पढ़ चुके हैं। अशोक अशोक का जो दोस्तों शासनकाल रहता है वह 273 से लेके 232 ईस्वी पूर्व तक रहता है, लेकिन जो मौर्य साम्राज्य था वह रहता है दोस्तों 322 से, दोस्तों मैं, हो सकता है कि आपको दिखाई ना दिल रहा हो इसलिए रुक जाइए। जो मौर्य साम्राज्य वह रहता है 322 से 184 के बीच, लेकिन अशोक जो शासन करता है वह 273 से 232 ईस्वी पूर्व के बीच शासन करता है। जो मौर्य साम्राज्य में हमें तीन शासकों को पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक के बाद में भी कुछ अन्य शासक आते हैं, जैसे कि अशोक का पौत्र बृहद्रथ, और भी कुछ अन्य शासक हैं, वो ज्यादा इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, और जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं हम दोस्तों उन्हीं के पढ़ेंगे, ताकि ना हमें ज्यादा पढ़ना पड़े और जितना हम पढ़े उसको हम याद कर सके और लंबे समय तक याद कर सके, ताकि जब एग्जाम में प्रश्न बने तो हम अपने पूरी मेहनत से जो हमने पढ़ा है उसमें हम एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन अपना कर सके। अशोक जो रहता है वह रहता है 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व के बीच। अब देखते हैं अशोक के बारे में कुछ। अशोक का जो था दोस्तों पारिवारिक जीवन कैसा था, और धीरे धीरे हम अशोक के बारे में पढ़ते चलेंगे। अभिलेख, आज की वीडियो में दोस्तों हम क्या देखेंगे कि अशोक का थोड़ा पारिवारिक जीवन, अशोक की जो उपाधियां हैं उनको, धर्म को, अभिलेखों के बाद जो शिलालेख है, कलिंग का युद्ध है और अशोक से संबंधित साम्राज्य विस्तार है, उन सभी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले पारिवारिक जीवन देखते हैं हम अशोक का। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। तथा माता का नाम दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। पिता का नाम तो सबको पता होता है कि बिंदुसार था, लेकिन माता का नाम था शुभद्रांगी। क्या था? शुभद्रांगी नाम था। फिर से देखिए, शुभद्रांगी माता का नाम था, पिता का नाम था बिंदुसार। इनकी पत्नी का नाम था, वह था कारूबाकी। दोस्तों यह भी जानकारी मिलती है कि यह इनकी एक ही पत्नी थी और एक ही अभिलेख में इन पत्नी का कारूबाकी का नाम हमें देखने को मिलता है। फिर दोस्तों 273 ईस्वी में, 273 जब दोस्तों बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो 273 ईस्वी में अशोक क्या बनता है? शासक बनता है। अशोक जब 273 ईस्वी पूर्व, दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए कि अशोक जब 273 ईस्वी पूर्व शासक बनता है तो जस्ट 4 वर्ष के बाद वह अपना राज्याभिषेक करवाता है। कितने? 4 वर्ष के बाद। 273 में शासक बना, 4 वर्ष के बाद राज्याभिषेक करवाया। कब? 269 ईस्वी पूर्व में। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक जब वह शासक बना था तो कितने वर्षों के बाद करवाया था? तो 4 वर्षों के बाद। 269 ईस्वी पूर्व में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। राजा बनने से पहले वह किसका? अवंती या उज्जैनी का राज्यपाल था। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वह राजा बनने से पहले किसका राज्यपाल था? तो अवंती या उज्जैनी का राज्यपाल था। जैन श्रुतियों के अनुसार अशोक ने
अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर अधिकार किया था। पूछा जाता है दोस्तों कि अशोक ने क्या अपने पिता के विरुद्ध मगध पर अधिकार किया था? तो जो जैन श्रुतियां हैं दोस्तों, जैन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर अधिकार किया था। और दोस्तों एक है सिंगलीय श्रुतियां, जो सिंगलीय अनुश्रुतियों के अनुसार पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों, सिंगलीय अनुश्रुतियों के आधार पर यह पाया जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर क्या बनाता? शासक बनाता। और जो कि एग्जाम में एसएससी वगैरह में कई बार पूछा गया, कितने भाइयों को? 99 भाइयों को मारकर। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोधगया की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, जो कि गौतम बुद्ध से बोधगया में गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में जन्म हुआ था। इसलिए दोस्तों आप कैसे याद रख सकते हैं कि जन्म से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है महात्मा बुद्ध की ज्ञान। अगर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ही ना होती तो महात्मा बुद्ध ना कहलाते, क्या कहलाते? सिद्धार्थी कहलाते रहते। लेकिन सबसे पहले अशोक कहाँ जाएगा? तो अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद या 10वें वर्ष जो गया, कहाँ गया? बोध गया। और फिर 20वें वर्ष जो गया वह गया लुम्बिनी में। 20वें वर्ष लुम्बिनी। प्रश्न दोस्तों इन दोनों से पूछे गए हैं। अब देखते हैं अशोक की उपाधियां। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह उपाधियां हैं। कौन सी उपाधियां हैं, किन अभिलेखों से प्राप्त हुई हैं, यह सभी प्रश्न लेखपाल वगैरह के एग्जाम है और एसएससी वगैरह के, पीसीएस में तो खासकर पूछे ही जाते हैं, लेकिन स्टेट्स एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अशोक की जो उपाधि है वह है दोस्तों देवनाम प्रिय। क्या है दोस्तों? देवनाम प्रिय। अब देवनाम प्रिय में बाद में दोस्तों आपको लगाना है देवनाम प्रिय दर्शी या देवनाम प्रिय दर्शी। तो आप केवल दोस्तों इतना याद रखें कि देवनाम प्रिय। अब इसको दोनों में लगा लें कि देवनाम प्रिय दर्शी और देवनाम प्रिय दर्शी। देवनाम प्रिय दर्शी और देवनाम जो प्रिय दर्शी है, यह जो दोस्तों उपाधियां तो प्राप्त होती हैं वह होती हैं भाब्रू अभिलेख से। कहां से दोस्तों? भाब्रू अभिलेख से अशोक की जो 2 उपाधियां या 2 अन्य नाम प्राप्त होते हैं, जिसमें एक है देवनाम प्रिय दर्शी और देवनाम प्रिय दर्शी। और बौद्ध होने का सबल प्रमाण कि जो अशोक था वह बौद्ध था, इसका जो सबल प्रमाण मिलता है वो कहां से मिलता है? वह भाब्रू अभिलेख से ही प्राप्त होता है। अब एग्जाम में प्रश्न दोस्तों कैसे पूछे जाते हैं, पहले दोस्तों इनको और देख लेते हैं। मास्की अभिलेख और गुर्जला अभिलेख, इनके दोस्तों आप इन्हें भी याद रखें कहां से प्राप्त हुए हैं। जैसे भाब्रू अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से। इसमें अशोक की देवनाम प्रिय दर्शी और देवनाम प्रिय दर्शी 2 उपाधियां मिलती हैं। बौद्ध होने का सबल प्रमाण किससे मिलता है? तो भाब्रू अभिलेख से। एक मास्कीय अभिलेख जो कहाँ है? कर्नाटक में है। और एक है गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। दोस्तों दतिया भी पूछा गया है और मध्य प्रदेश भी पूछा गया है। मास्की कहाँ है? कर्नाटक में है। और गुर्जरा जो है वह दतिया मध्य प्रदेश में है। इसमें जो अशोक का नाम मिलता है वह मिलता है अशोक। यह दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है कि अशोक का जो अशोक नाम मिलता है वह किन अभिलेखों से मिलता है? तो वह किन से मिलता है? मास्की अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? कर्नाटक से। और एक है गुर्जरा अभिलेख जो कहां से? दतिया मध्य प्रदेश से। मास्की अभिलेख जो है वह कहां से है? कर्नाटक से है। और एक है गुर्जरा अभिलेख जो दतिया मध्य प्रदेश से है। अब दोस्तों पुराणों के अनुसार पुराणों में जो अशोक का नाम मिलता है वह मिलता है अशोक वर्धन। अशोक से आप याद रख सकते हैं कि अशोक वर्धन किसमें मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। एक बार दोस्तों उपाधियों को फिर से देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम के बाद इन उपाधियों को हम भूल जाते हैं कि भाब्रू अभिलेख जो कहां से प्राप्त हुआ है? भाब्रू अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से प्राप्त हुआ है। और इसमें प्रियदर्शी और प्रियदर्शी है। देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी उपाधियां में देखने को मिलती हैं। और बौद्ध धर्म का जो सबल प्रमाण देखने को मिलता है हमें कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, भाब्रू अभिलेख में मिलता है। मास्की और गुर्जरा, मास्की जो कि कर्नाटक से मिला है, गुर्जरा जो कि दतिया मध्य प्रदेश से मिला है। इसमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार इसे अशोक वर्धन कहा गया। अब देखते हैं दोस्तों कि अशोक का धर्म, अशोक किस धर्म का अनुयायी था। पूछा जाता है कि राज तलंगरी के अनुसार अशोक
किस धर्म का उपासक था, किस धर्म को मानता था? तो अशोक राजतरंगिणी, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। किसके द्वारा? कल्हड़, कल्हड़ के द्वारा बुक लिखी गई है दोस्तों, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के अनुसार जो अशोक था वह किसका उपासक था? शिव का उपासक था। एग्जाम में पूछा गया है कि किसके अनुसार अशोक शिव का उपासक था, या राजतरंगिणी के अनुसार अशोक किनका उपासक था? ऑप्शन में दे देगा आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शाक्त धर्म या शैव धर्म। तो क्या कहेंगे आप? शिव का उपासक था, यानी कि शैव धर्म को मानता था। अशोक और दशरथ, अशोक और दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जैसे कि हमने देखा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म के जो दिगंबर संप्रदाय के जो प्रमुख थे, जिनका नाम था भद्रबाहु, भद्रबाहु के द्वारा दीक्षा दी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को। और अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर वह संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देता है। बिंबिसार, बिंबिसार भी दोस्तों जैन धर्म का, बिंबिसार भी दोस्तों किसका अनुयायी था? बताइए आप। बिंबिसार भी दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। अब आते हैं जो हम मौर्य साम्राज्य में अशोक और बृहद्रथ, यह दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। जब आपको चीजें क्लियर होंगी तो आप इजीली कर पाएंगे। अशोक और दशरथ मौर्य साम्राज्य में दो ही हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दीपवंश के अनुसार, दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश के अनुसार जो दीक्षा दी थी, यानी कि बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी थी, किसने दी थी? वह निग्रोध ने दी थी। किसने दी थी? निग्रोध आचार्य ने दी थी। लेकिन दिव्यावदान के अनुसार, जो दिव्यावदान के अनुसार जो दीक्षा दी थी वह किसने दी थी? उपगुप्त ने की थी। और यह भी कहा गया है कि उपगुप्त ने जब दीक्षा दी तो जो है अशोक उपगुप्त के साथ बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, इन सभी जगहों पर घूमने जाते हैं। तो ऐसा भी पूछा गया है कि दिव्यावदान के अनुसार किसके साथ अशोक जो हैं वह बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों पर घूमने जाते हैं? तो किसके साथ जाते हैं? उपगुप्त के साथ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दीपवंश और महावंश के अनुसार जो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी वह किसने दी थी? निग्रोध ने दी थी। लेकिन दिव्यावदान के अनुसार जो दीक्षा दी वह उपगुप्त ने दी थी। पूर्ण बौद्ध किसने बनाया था? पूछता है दोस्तों कि पूर्ण बौद्ध जो अशोक को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? मोगली पुत्र ने पूर्ण बौद्ध अशोक को बनाया था। देख चुके हैं दोस्तों हम। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा अशोक के पारिवारिक जीवन को, इसके बाद में अशोक की उपाधियों को, इसके बाद में अशोक के धर्म को। दोस्तों मैं आपको ज्यादा से ज्यादा तोड़ के इसीलिए पढ़ाता हूं कि जहां मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, उस चीज को मैं फिर तोड़ देता हूं। कि जैसे मैंने पारिवारिक जीवन को अलग कर दिया, उपाधियों को अलग कर दिया, धार्मिक जीवन को अशोक के अलग कर दिया, अभिलेख मैंने अलग लिखा दिया। तो इससे होगा क्या कि चीजें जब दोस्तों अलग अलग होंगी तो आप एक दूसरे में जोड़ नहीं पाएंगे और चीजें आपको याद रहेंगी। और आप भी जहां पे कंफ्यूजन लगे वहां पे तोड़ लें, जहां पे कंफ्यूजन लगे वहां पे तोड़ लें। तीसरी बौद्ध संगीति कब होती है दोस्तों? वह होती है 250 ईस्वी पूर्व में। अब दोस्तों मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि कहां पर हुई थी, वो हम बौद्ध धर्म में देख चुके हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए। तीसरी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? 250 में ईस्वी पूर्व हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीय पुत्र थे। और किसके शासनकाल में होती है? तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में किसके शासनकाल में होती है? बताइए यार, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में होती है। अध्यक्ष जो थे वह मोगलीय पुत्र थे। अब कहां होती है तो यह आप कमेंट्स में बताएंगे। दोस्तों मैं आपको इसीलिए एक आध जो पॉइंट होते हैं वो आपको इसलिए कहता हूं कमेंट्स में बताइए कि अब जब आपको याद नहीं होगा तो आप चीजों को देखेंगे तो जब एक चीज देखेंगे तो आपको बौद्ध धर्म की फिर और भी चीजें, जब बौद्ध धर्म का पाठ खोलेंगे तो आपको और भी चीजें याद होंगी। फिर आप बताइए कि जो तीसरी बौद्ध संगीति है वह कहां पर हुई थी? अभिलेख। अब देखते हैं दोस्तों कि जो हमें मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासन से संबंधित, टैक्स से संबंधित सभी जो जानकारी प्राप्त होती है वह होती है अशोक के अभिलेखों से। क्या होती है? अशोक के अभिलेखों से। अशोक के अभिलेख जो थे वह दोस्तों 3 तरह के थे। एक थे शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अब दोस्तों यह क्या होते हैं?
कि पूछता है कि शिलालेख क्या होते हैं। शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख का मतलब लिखना, यानी कि जब पत्थर को काट कर उसमें लिख दिया जाता था वह होता था अशोक की किसी बात को, उपदेश को, तो उसे क्या कहते थे? शिलालेख। स्तंभ लेख, जैसे कि वर्तमान में कितने स्तंभ लेख हैं? जो है 7 स्तंभ लेख हैं अशोक के। अब होता क्या था कि चट्टानों को काटकर एक स्तंभ के आकार का बना दिया जाता था, उसे हम कहते हैं स्तंभ लेख। इसके बाद में होता था गुहा लेख, जो गुफाओं में अशोक की किसी बात को लिख दिया गया है उसे हम कहते थे गुहा लेख। अब दोस्तों शिलालेख जो है वह है 14, स्तंभ लेख है कितने? स्तंभ लेख, स्तंभ लेख है 7 और कुछ गुहा लेख है। हम मेनली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह शिलालेख और स्तंभ लेख से पूछे जाते हैं। गुहा लेखों में जो दोस्तों वर्णन किया गया है वह किया गया है धार्मिक सहिष्णुता की, यानी कि अशोक की जो धार्मिक सहिष्णुता के बारे में जो मानसिकता थी उसके बारे में किसमें बताया गया है? गुहा लेखों में लिखा गया है। शिलालेख कितने थे? 14 शिलालेख थे। दोस्तों हमें 14 शिलालेखों को नहीं देखना है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं शिलालेखों को देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं कि शिलालेखों की भाषा क्या थी और कितने तरह के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। शिलालेख, अधिकांश जो शिलालेख अशोक के मिले हैं, अधिकांश जो अशोक के शिलालेख मिले हैं वह प्राकृतिक भाषा के मिले हैं। पर प्राकृतिक जो भाषा है इसकी लिपि क्या है? क्या है? ब्राह्मी लिपि। क्या है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की प्राकृतिक जो भाषा है उससे हमें अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो पूछे अगर एग्जाम में आपसे कि अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी, तो क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। अब दोस्तों कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख है वह किसमें लिखे गए हैं? वह लिखे गए हैं खरोष्टीय लिपि में, खरोष्टी या अरमेइक लिपि में लिखे गए हैं। यह कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। कौन से है? एक सहबाजगढ़ी है, एक मानसेहरा है। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि दो अपवाद स्वरूप है, ज्यादातर तो सभी किसमें मिले हैं? प्राकृतिक भाषा में। और दोस्तों यह जो 14 है यह मुख्य अभिलेख शिलालेख है, मुख्य शिलालेख है। ऐसे छोटे छोटे तो दोस्तों कई मिले हैं, लेकिन जो मुख्य है जिसमें एग्जाम में प्रश्न बनता है वह 14 है। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख थे उसकी भाषा क्या थी दोस्तों? क्या थी? उनकी जो लिपि थी वह थी खरोष्टी या अरमाइक लिपि। लेकिन दोस्तों एक है सर ए कोन्हा अभिलेख, यह भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। कौन सा? सर ए कोन्हा अभिलेख। किसमें लिखा गया है? यह लिखा गया है दोस्तों ग्रीक लिपि में। किसमें? ग्रीक लिपि में सर ए कोन्हा अभिलेख लिखा गया है। तो फिर से देखते हैं दोस्तों कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वह किसमें लिखे गए हैं? प्राकृतिक भाषा में। लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक, इसके बाद में है सहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, चूंकि सीमाएं तो बटी हुई नहीं थी उस टाइम पे, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। जिनकी जो भाषा है वह है दोस्तों खरोष्टी या अरमाइक लिपि। खरोष्टी लिपि के बारे में दोस्तों एक और प्रश्न बनता है, तो कैसे लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। हम जो लिखते हैं दोस्तों वह बाएं से दाएं लिखते हैं ब्राह्मी लिपि में, लेकिन जो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसको भी याद रखें, पूछा गया है। इसके बाद में एक है सर ए कोन्हा अभिलेख जो कि किसमें लिखा गया है? ग्रीक लिपि में लिखा गया है। अब दोस्तों देखते हैं कि शिलालेखों की खोज किसने की और शिलालेखों को जो सर्वप्रथम पढ़ा अशोक के वह किसने पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेखों की खोज की है वह की है पेनथेलर ने। याद रखेंगे दोस्तों आप, किसने की है? पेनथेलर ने। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की है? पहला नाम है जो मैंने आपको दोस्तों बताया है किसी इतिहासकार का। किसने की है? तो पेनथेलर ने की है। दोस्तों आपको प्राचीन भारत में मेनली मैं कहता हूं कि कुछ लेखक मिलेंगे और कुछ इतिहासकार हैं, करीब करीब 20-25 हैं। बस उन्हीं से बार बार घुमा फिरा के एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि जैसे कि पेनथेलर ने पूछता है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की, तो पेनथेलर ने की। और जब अगला प्रश्न पूछता है कि अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा, तो फिर कंफ्यूजन होती है कि किसने पढ़ा था और किसने खोजा था। तो जो खोज की है वह पेनथेलर ने की है, लेकिन जो पढ़ा है वह पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने। आप समझ सकते हैं दोस्तों, वो पेनथेलर ने खोज की है। और क्या है?
थैला। अब थैला से क्या करते हैं, जो चीजें हम खोजते हैं तो, या जो चीजें लेते हैं खोजते हैं तो उनको काय में रखते हैं, थैले में रखते हैं। तो पेन थैलर ने खोज की और 1837 में किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और याद रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं कि अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, 14 शिलालेखों को दोस्तों याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 14 शिलालेखों को हम नहीं पढ़ेंगे। कुछ है जैसे कि 6-7 अभिलेख हैं 14 में से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनमें पूछा जाता है कि अशोक ने किन चीजों का के बारे में लिखवाया है, क्योंकि शिलालेख का मतलब ही है अशोक ने बातों को शिलालेखों पर लिखवा दिया। अब शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है वह पूछता है कि जैसे कि एक दोस्तों शिलालेख है, पहला शिलालेख पूछता है कि अशोक के पहले शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिलालेख, और अक्सर अशोक से जब प्रश्न बनता है दोस्तों वह शिलालेख से ही बनता है। मैं आपको इसलिए बता देता हूं कि जो नई तैयारी करने वाले हैं या आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न आखिर पूछता कैसा है एग्जामिनर। अगर आपको यही पता नहीं होगा, आप पूरा पढ़ लेंगे फिर प्रश्न नहीं बनेंगे, क्या फायदा। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर। अभिलेखों से प्रश्न पूछता है दोस्तों कि पहले अभिलेख में अशोक ने किस चीजों का वर्णन करवाया है, दूसरे में तीसरे में ऐसे पूछता है। जो पहला अभिलेख है उसमें अशोक ने कहा है कि पशु बलि की निंदा की गई है, कि अशोक ने कहा है कि हमारे साम्राज्य में किसी भी पशु की हत्या नहीं की जाएगी। मांसाहारियों या शाकाहारियों के लिए, अपने स्वाद के लिए किसी भी पशु को नहीं मारा जाएगा। वह किसमें लिखा है, पहले अभिलेख में लिखा है कि पशु बलि की निंदा की गई हो। इसी में लिखा है दोस्तों, जी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी जो प्रजा है या सभी जो मनुष्य है मेरी संतान है। अशोक ने कहा है, अशोक ने कहा है कि सभी प्रजा या मनुष्य मेरी संतान है। तो पहले अभिलेख में क्या है, पशु बलि की निंदा है और कहा है कि सभी जो मनुष्य है मेरी संतान है। दूसरा अभिलेख है दोस्तों, इसमें कल्याणकारी कार्य और चिकित्सा के बारे में लिखा है कि समाज में कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी, जिससे जो वर्तमान में भी आप देखते हैं कि वृद्धावस्था जो पेंशन वगैरह चलाई जाती हैं, वैसे ही कि अशोक के द्वारा कुछ कल्याणकारी कार्य अपनी प्रजा के लिए किए जाते थे और चिकित्सा के भी कार्य किए जाते थे। कल्याणकारी कार्य और चिकित्सा संबंधी जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं वह किसमें किए गए हैं, दूसरे अभिलेख में किए गए हैं। दक्षिण पश्चिमी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध का जो वर्णन किया गया है, भारत के जो दक्षिणीय राज्य थे, भारत के जो दक्षिणीय राज्य थे जिनमें अशोक का शासन नहीं था, उनके साथ अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में किसमें बताया गया है, वह बताया गया है दूसरे अभिलेख में। तो पहला और दूसरा अभिलेख को आप साथ में याद करेंगे कि पहले अभिलेख में क्या है, पशु बलि की निंदा की गई है और अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरे में दोस्तों क्या है, कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया और स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ बताया गया है। और इसके बाद में दक्षिण पश्चिमी राज्यों से संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में भी दूसरे अभिलेख में लिखा है। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे 7वां और 8वां अभिलेख। पहला दूसरा देखा हमने, अब 7वां 8वां देखेंगे। फिर दोस्तों हम देखेंगे 11वां 12वां और 13वां, ऐसे हम याद करेंगे। पहला दूसरा हम देख चुके हैं, अब देखते हैं 7वां। 7वें अभिलेख में लिखा है कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, अशोक की सभी धर्मों के प्रति कितनी सहिष्णुता थी, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता था। भले ही बौद्ध धर्म का वह समर्थक था, लेकिन अपनी प्रजा के प्रति कभी उसने कट्टरता नहीं दिखाई और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और प्रेम भाव रखता था। यानी कि सभी धर्मों के प्रति जो सहिष्णुता का वर्णन है वह है 7वें अभिलेख में। 8वें अभिलेख में है दोस्तों कि तीर्थ यात्राओं का वर्णन, कि हमने इससे पहले देखा था दोस्तों कि जो उपगुप्त थे, दिव्य वरदान के अनुसार उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी और अशोक शिक्षा के बाद उपगुप्त के साथ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों पर घूमने जाते हैं। और जो वर्णन किया गया वह किसमें है, 8वें शिलालेख में। तीर्थ यात्राओं का जो वर्णन है वह किया गया है 8वें शिलालेख में। तो दोस्तों फिर से देखते हैं हम चारों को। अब पहले शिलालेख में क्या है कि पशु बलि की निंदा की गई है और क्या है, पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है और कहा गया है कि सभी जो मनुष्य है मेरी संतान है। द्वितीय अभिलेख में है कल्याणकारी राज्य और स्वास्थ्य के बारे में जो अशोक द्वारा योजनाएं की जाती थी उनके बारे में है। और दक्षिण पश्चिमी जो राज्य थे उनसे संबंधों के बारे में भी दूसरे अभिलेख में है। फिर आते हैं दोस्तों 7वें अभिलेख में। 7वें अभिलेख में क्या है, 7वें सभी धर्मों के प्रति जो अशोक की जो
सहिष्णुता थी उसके बारे में है। आठवें अभिलेख में है कि जो बौद्ध धर्मों के जो तीर्थ स्थल थे उसकी यात्राएं अशोक ने की थी, वह है आठवें अभिलेख में, आठवें शिलालेख में। इसके बाद में 11वां, 12वां और फिर 13वां। 11वां अभिलेख जो है वह धम्म की व्याख्या करता है। क्या करता है? धम्म, यानी कि धम्म पाली भाषा का शब्द है जिसका जो सही अर्थ होता है वह होता है धर्म, यानी कि धर्म या धम्म की जो सही व्याख्या की गई है किसमें की गई है? 11वें शिलालेख में की गई है। 12वां जो शिलालेख है उसमें सार वृद्धि के बारे में बताया गया है। एग्जैक्ट ऐसा ही प्रश्न, यही शब्द एग्जाम में पीसीएस में 2-3 बार दिया जा चुका है कि अशोक ने 12वें शिलालेख में किसके बारे में बताया? कि सार वृद्धि के बारे में बताया है। और जो 13वां शिलालेख है वह कलिंग युद्ध के बारे में, हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राज्यों के बारे में बताता है। यह पड़ोसी राज्य जो है कि जैसे कि अभी देखते हैं दोस्तों, कलिंग, हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राज्य। 12वें शिलालेख में क्या है दोस्तों? 12वें शिलालेख में है सार वृद्धि का वर्णन। 13वें शिलालेख में है कि जब 261 ईस्वी पूर्व, आगे हम देखेंगे कि कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग के युद्ध में इतना ज्यादा नरसंहार, इतने ज्यादा लोगों की हत्या होते देख विजय के चक्कर में, एक छोटे से क्षेत्र या टुकड़े के चक्कर में अशोक ने सोचा कि इतने सारे लोगों की आहुति देनी पड़ती है, इनको जान गंवानी पड़ती है। तो उसी समय अशोक ने निर्णय किया कि अब कोई भी क्षेत्र को युद्ध नहीं करेंगे हम, और अपना हृदय को परिवर्तन कर लेता है और बौद्ध बन जाते हैं। क्या कहते हैं? हृदय को अपने परिवर्तन कर लेते हैं और बौद्ध बन जाते हैं। और पड़ोसी राज्यों को, जैसे कि पड़ोसी राज्यों में हम दोस्तों देख सकते हैं एंटियोकस। हमने जब बिंदुसार के समय में देखा था कि एंटियोकस जो कि सीरिया का शासक था, आप सुन लीजिए, एंटियोकस सीरिया का शासक था, और टॉलमी द्वितीय जो मिस्र का शासक था, और एंटीगोनस जो मकदूनिया का शासक था, मग जो साइरीन का शासक था, और जिसका नाम था अलेक्जेंडर जो एपियरस का शासक था। यहां पे दोस्तों केवल आपको याद रखना है कि पांच जो पश्चिमी देश थे या राज्य कह सकते हैं, पश्चिमी देशों के साथ अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में किसमें बताया गया है? तो वह बताया गया है दोस्तों 13वें शिलालेख में। अब दोस्तों देखते हैं हम सभी को दोबारा से, इसीलिए मैं दोस्तों आपको बार बार पढ़ाता हूं, आपको याद कराने की कोशिश करता हूं कि जब आप तोड़ के बार बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिए दोस्तों फिर से देखते हैं। पहले दोस्तों में क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है, और क्या किया गया है? अशोक ने कहा है कि सभी जो मनुष्य होंगे वह मेरी संतानें होंगी। दूसरे अभिलेख में दोस्तों क्या किया गया है? जन कल्याणकारी कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में दूसरे में लिखा गया है। वो जो दक्षिण पश्चिमी राज्य थे भारत के, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में लिखा हुआ है। पहला, दूसरा, फिर आते हैं 7वें अभिलेख में। 7वें अभिलेख में दोस्तों क्या है? 7वें अभिलेख है कि सभी धर्मों के प्रति अशोक ने जो सहिष्णुता बरती उसके बारे में है 7वें में। 8वें अभिलेख में है जो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख तीर्थ स्थल है उनका जो यात्रा की वह है 8वें अभिलेख में। फिर दोस्तों हमने देखा कौन सा? 11वां, 12वां और 13वां। 11वां, 12वां और 13वां। 11वें अभिलेख में जो किया गया है, अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। कैसे याद रख सकते हैं कि 1 और 11 और आधा माह और पूरा माह, आधा माह और पूरा माह। 11 में क्या आएगा? धम्म आएगा, आधा माह और पूरा माह। 11 में क्या है? धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में दोस्तों क्या है? सार वृद्धि के बारे में अशोक ने बताया है 12वें अभिलेख में। 13वें में क्या है? कलिंग। यह दोस्तों जो 13वां अभिलेख है या शिलालेख है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 13वां। ये बार बार पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में किया गया है। इसके बाद में जैसे हृदय परिवर्तन जो होता है किसमें है? तो 13वें शिलालेख में है। जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी जो राज्य थे उनसे जो महत्वपूर्ण संबंध है, 5 राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध थे, वह किसमें लिखा है? 13वें शिलालेख में लिखा गया। यह है दोस्तों शिलालेख। इसके बाद में दोस्तों है कुछ अशोक के स्तंभ लेख। क्या है? अशोक के स्तंभ लेख हैं। स्तंभ लेख कितने हैं? स्तंभ लेख हैं दोस्तों 7। इनसे प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है चलिए देखते हैं। एक है दोस्तों प्रयाग स्तंभ लेख, दूसरा है दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा स्तंभ लेख, और लोरिया औरेराज स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, और भापरुआ बैराट स्तंभ लेख। यह है दोस्तों 7 स्तंभ लेख। इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रयागराज स्तंभ लेख है वह कौशाम्बी से प्रयागराज कौन लाया था। पहली बात तो इनके नाम ही पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा
जो स्तंभ लेख है दोस्तों, जो महास्तंभ लेख है। क्या है? महास्तंभ लेख। छोटे छोटे जो स्तंभ लेख है वो कई सारे प्राप्त हुए हैं। जो हमारा राजकीय चिन्ह है, एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजकीय चिन्ह है वह कहां से लिया गया है? जो प्रयागराज सारनाथ में जो स्तंभ लेख है, प्रयागराज सारनाथ में जो स्तंभ लेख है वहां से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। जो है आप देखते हैं कि सिंह की 4 आकृतियां बनी हुई है और धर्म चक्र बना हुआ है। किससे लिया गया है? प्रयागराज के सारनाथ से स्थित स्तंभ सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है। प्रयागराज स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लोरिया औरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और भाबरू बैराट किसके हैं दोस्तों? यह अब अशोक के शिलालेख है, अशोक के महाशिलालेख हैं। अब दोस्तों देखते हैं इससे और किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। एक है जैसे इनके बारे में पूछा है कि कहां से मिले थे, तो आपको पता है कि प्रयाग स्तंभ लेख कहां था? प्रयागराज में नहीं था। आप समझे कि प्रयाग लिखा है तो प्रयागराज में नहीं था। प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों कहां? कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। लेकिन अकबर के द्वारा, जो अकबर के द्वारा प्रयागराज में किला बनवाया गया था, अकबर के द्वारा इस स्तंभ लेख को उठवाकर उस किले में रखवाया गया था। ठीक है, यह है। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के द्वारा जो प्रयाग स्तंभ लेके कहां बनवाया गया था? वह बनवाया कौशाम्बी में। और कौशाम्बी से जो प्रयागराज लेके गया, कौन लेके गया? वह लेके गया था दोस्तों कौन? अकबर। अकबर लेके गया था। एक है दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ शिलालेख। इनको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इनको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली से स्थानांतरित किया जाता है। आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि दिल्ली टोपरा या दिल्ली मेरठ जो शिलालेख हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? वो दिल्ली के करीबी क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। आपको जो ऑप्शन में दे उससे आप लगा सकते हैं। और इनको स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनको स्थानांतरित किया गया है। एक है दोस्तों रामपुरवा, एक है लोरिया औरेराज और एक है लोरिया नंदराज। यह दोस्तों 3 कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार से प्राप्त हुए हैं। कहां से? बिहार से प्राप्त हुए हैं। जो लोरिया जो नंदनगढ़ जो शिलालेख है दोस्तों, इसमें मोर की आकृति का एक चित्र हमें मिलता है। मोर की आकृति का एक चित्र मिलता है और जिसे इतिहासकारों द्वारा यह अंदाजा लगाया जाता है। और पहले भी हमने देखा है कि साम्राज्य का जो प्रतीक रहा था वह क्या रहा था? मोर ही मयूर रही थी। अगला है दोस्तों भाबरू बैराट अभिलेख। कौन सा है? भाबरू जो बैराट शिलालेख है वह कहां से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से प्राप्त हुआ है। एक हमने भाबरू बैराट दोस्तों क्या देखा? अभिलेख देखा जिसमें नामों का वर्णन किया गया है। अब है दोस्तों एक शिलालेख, भाबरू बैराट शिलालेख, जिसने क्या कहा गया? जिसमें कहा गया है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। क्या कहा है? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस शिलालेख में या अभिलेख में कहा है? तो किसमें कहा है? तो कहा है भाबरू बैराट, जो कि कहां से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से प्राप्त हुआ है। यह रहे दोस्तों 7 स्तंभ लेख। याद कर लीजिए दोस्तों, इनमें ज्यादा कुछ आपको याद करना नहीं पड़ेगा। यह है दोस्तों अन्य प्रमुख अभिलेख, जैसे कि एक शाहगौरा अभिलेख है, अहरौरा अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख है और एक है रुमिंदेई अभिलेख। देखते हैं सबसे पहले शाहगौरा अभिलेख। आप सोचिए कि शाहगौरा अभिलेख को इससे पहले हमने कहीं पढ़ा है? तो जी हाँ दोस्तों, पढ़ा है कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ा था कि जो शाहगौरा अभिलेख है उत्तर प्रदेश के कहां से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। और इसमें दोस्तों क्या वर्णन है? इसमें वर्णन किया गया है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के 12वें वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो भीषण उत्तर भारत में अकाल पड़ता है, उत्तर भारत में अकाल पड़ता है। हमने बौद्ध धर्म में भी देखा था, जैन धर्म में, तो सॉरी दोस्तों, जैन धर्म में कि जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो लोग थे, यानी कि द्विगंबर संप्रदाय, वह अकाल के कारण ही दक्षिण भारत में चले जाते हैं। और इसी कारण जैन धर्म दो श्वेतांबर और द्विगंबर संप्रदाय में बढ़ता है अकाल के कारण ही। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के 12वें वर्ष उत्तर भारत में भीषण अकाल पड़ा था, जिसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? शाहगौरा अभिलेख से। और भीषण अकाल को कोई राहत के कार्य किसके द्वारा किए गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए थे। एक है दोस्तों अहरौरा अभिलेख। अहरौरा अभिलेख पूछता है कहां से प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है अहरौरा अभिलेख। अगला जो अभिलेख है दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख है। दोस्तों हम सभी अभिलेखों में याद करने में ट्रिक्स नहीं लगा सकते, कि हमें चीजें और भी याद करनी होती है। ज्यादातर ट्रिक्स लगाई जाती है वह ज्योग्राफी में या टेबल नुमा जो चीजें हैं, जैसे कि यह टेबल नुमा जो चीजें थी हमने बार बार याद किया, हमें याद हो गई।
उनमें ट्रिक्स लगाई जाती है। अगर हम छोटे छोटे पॉइंटों में दोस्तों ट्रिक लगाएंगे तो फिर दोस्तों हम पेपर में प्रश्नों कर ही नहीं पाएंगे। इतनी ज़्यादा ट्रिक्स हो जाएंगी कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमने ये ट्रिक्स को कहाँ पे लगाया था। तो ट्रिक्स हम छोटी लगाएं और उनको आगे लिख लें, ताकि जब हम रिवाइज करें तो हमारे वो दिमाग में ट्रिक्स इसीलिए लगाई जाती है कि लंबी समय तक ट्रिक्स के द्वारा हमें चीज़ें याद रहती हैं। अगला है जो दोस्तों हमारा कौशाम्बीय अभिलेख। कौशाम्बीय अभिलेख को दोस्तों इसके बारे में प्रश्न पूछता है कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी के बारे में राजा की वर्णन किया गया है, तो किसे कहा जाता है रानी का अभिलेख? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला है दोस्तों रुमिंदेई अभिलेख। रुमिंदेई अभिलेख को दोस्तों हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था कि रुमिंदेई अभिलेख से अशोक के ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। और यह जो रुमिंदेई अभिलेख है, सोचिए दोस्तों, रुमिंदेई अभिलेख से क्या ज्ञात होता है? अशोक का है। पहली बात, कहां से प्राप्त हुआ है? लुम्बिनी से। और इससे प्राप्त होता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां? लुम्बिनी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होने के कारण जो मौर्य साम्राज्य के द्वारा टैक्स लिया जाता था वह लिया जाता था 1/6। 1/6 के स्थान पर 1/8 टैक्स लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म था और जो अशोक था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और यह जो है दोस्तों रुमिंदेई अभिलेख किससे संबंधित है? टैक्स। अब टैक्स किससे संबंधित? आर्थिक। यानी कि रुमिंदेई अभिलेख का जो विषय है वह क्या है? आर्थिक विषय। जबकि अन्य सभी अभिलेखों का जो विषय है वह क्या है? सामाजिक विषय है, धार्मिक विषय है। लेकिन जो आर्थिक विषय मिलता है हमें केवल एक अभिलेख रुमिंदेई अभिलेख के बारे में मिलता है। और यह जो है सबसे छोटा भी अभिलेख है। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमिंदेई अभिलेख है। विषय आर्थिक है। और इसके बारे में एक और कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। बुद्ध के जन्म की जो जानकारी है प्राप्त होती है वह रुमिंदेई अभिलेख से प्राप्त होती है। अब दोस्तों देखते हैं हम कलिंगा का युद्ध, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। हमने कुछ डेटों को देखा, जैसे फिर से देखते हैं हम कि 273 में अशोक शासक बनता है। यह डेट पूछी जाती है बार बार कि कब अशोक शासक बना? कि 273 ईस्वी पूर्व में। 4 वर्ष के बाद इसने अभिषेक करवाया। कब करवाया? 269 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद में 269 के बाद में 261, ऐसे आप जब जो याद करेंगे 274, फिर 269 और फिर 261। यह इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, बार बार याद करनी पड़ती है कि 261 ईस्वी पूर्व में होता है क्या? कलिंगा का युद्ध होता है। कलिंगा कहाँ है दोस्तों? कलिंगा उड़ीसा। उड़ीसा कलिंगा का युद्ध हुआ था। कहां हुआ था? कलिंगा का युद्ध कहां पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। कलिंगा की दोस्तों राजधानी थी वह थी तोसली। कलिंगा की राजधानी क्या थी? कलिंगा की राजधानी थी तोसली। याद करिए दोस्तों, पूछा जाता है। कलिंगा जो कि उड़ीसा में था और कलिंगा की राजधानी थी, एक दोस्तों छोटा सा साम्राज्य था जिसकी राजधानी थी तोसली। राज्याभिषेक के कितवें वर्ष? 8वें वर्ष, क्योंकि राज्याभिषेक करवाया 269 में और 261 में फिर कलिंगा का युद्ध हुआ। पूछा जाता है कब हुआ था? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था दोस्तों? नंदराज और अशोक के बीच हुआ था। तो नंदराज हार जाते हैं, इसमें अशोक जीत जाते हैं। और इसी कलिंग के युद्ध से इतना ज्यादा लोगों को मरे हुए देख, किसी का दोस्तों हाथ कटा है, किसी की गर्दन कटी हुई है, इन सभी लोगों को देखा जब अशोक ने, लाखों की संख्या में लोग मैदान में मरे डले थे। तो इसी कारण अशोक का दोस्तों हृदय परिवर्तित हो जाता है और यह निर्णय लेता है कि वह अब किसी भी क्षेत्र को विजित नहीं करेगा, ना ही वह युद्ध लड़ेगा। और इसी बीच दोस्तों नंदराज को पराजित करता है और अशोक जीत जाता है। अब दोस्तों के कलिंग पर युद्ध करने का कारण क्या बताया जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि बताया जाता है कि कुछ व्यापार को लेकर, कलिंगा से जो व्यापार होते थे उसको व्यापार को लेकर, क्योंकि समुद्र तट से लगा हुआ था, व्यापार को लेकर, और कलिंग में हाथी अच्छे मिलते थे, हाथियों को लेकर। इसी कारण अशोक ने वहां पर आक्रमण किया था। किस लिए? एक व्यापार को लेकर और एक किसको लेकर? हाथियों को लेकर। हाथियों को लेकर युद्ध का कारण था। अब अशोक के अभिलेखों में 5 प्रांतों का वर्णन मिलता है कि अशोक ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किस लिए? कि प्रशासन अपना जो है मौर्य साम्राज्य का अच्छे से चलाया जा सके, इसलिए इसने अपने साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित किया हुआ था। कितने भागों में? 5 भागों में। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन से भाग में विभाजित नहीं किया गया था। तो आपको अगर 5 पता होंगे तो आप सीएस वगैरह के प्रश्नों को इजीली कर पाएंगे। लेकिन जब एसएससी पूछता है
तो आपसे आसान पूछता है कि उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो अशोक के द्वारा जो 5 प्रांतों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, क्यों किया गया था कि प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और पूर्वोत्तर भारत। जब कलिंग को जीत लिया, इसके बाद जो आता है कलिंग आता है। उत्तरापथ की राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला। क्या थी, ऐसे देख सकते हैं आप, उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, क्या थी, तक्षशिला। उत्तरापथ के बाद दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की जो कि कर्नाटक में है, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी। अवंती जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, एक अवंती जो कि मध्य के लिए, और कलिंगा, जो कलिंगा यहाँ पूर्वोत्तर के लिए, पूर्व के लिए, और पूर्वीय प्रदेशों के लिए पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना यहाँ। इन सभी 5 प्रांतों में अशोक के द्वारा बांटा गया था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और पूर्वी प्रदेश। इनकी राजधानियां जैसे उत्तरापथ की क्या है, तक्षशिला, दक्षिणापथ की है सुवर्णगिरी, अवंती की है उज्जैनी, कलिंग की है तोसली और पूर्वी प्रदेश की है पाटलिपुत्र। दोस्तों चीजें वही है। आप अगर सोचेंगे कि हम चीजों को स्किप करते हैं या याद नहीं हो रही है तो छोड़ देते हैं, इनसे प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा कि जब आपसे प्रश्न बना और आप नहीं कर पाए तो फिर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। जैसा चीजों को थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, आप याद करते चलेंगे तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी और एग्जाम के टाइम पे आप पे प्रेशर नहीं बनेगा। कुछ थोड़े से और पॉइंट्स बचे हैं, जैसे कि अशोक के द्वारा कार्य किए गए थे सुदर्शन झील। हालांकि हम सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। सुदर्शन झील दोस्तों कहाँ पे निर्माण करवाया जाता है, गिरनार गुजरात में, गिरनार गुजरात में इसका निर्माण करवाया जाता है। और जो सुदर्शन झील से नहरें निकाली वह किसने निकाली थी, तो अब है नहरें किसने निकाली, तो करवाया, नहरें निकलवानी जो निकाली थी वह किसके द्वारा निकाली गई थी, अशोक के द्वारा। हेलो दोस्तों, लाइट चली गई थी इसलिए वीडियो को काटना पड़ा। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चीजें दिख रही होंगी। हम देख चुके थे दोस्तों राजा बृहदत्त तक, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अब होता क्या है अंत में दोस्तों कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त के सेनापति थे एक, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इनके सेनापति थे सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहदत्त की हत्या कर दी जाती है और मौर्य साम्राज्य पर शुंग वंश की स्थापना करता है। और जब शुंग वंश की स्थापना होती है तो शुंग वंश के शासक इतने ज्यादा कूटनीतिक तथा साहसी नहीं थे कि इतनी बड़ी साम्राज्य को संभाल पाते। तो अंततः होता क्या है दोस्तों कि जो मौर्य साम्राज्य था छोटे छोटे राजवंशों में टूटने लगता है। यह है दोस्तों मौर्योत्तर काल कि विभिन्न राजवंश आ जाते हैं कई छोटी छोटी जगह पे, कई तरह के, जैसे शुंग वंश हैं और भी कई सारे वंश हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों हमारे आगे का वीडियो, जो हमने देखा कि बृहदत्त को सेनापति जो थे राजा पुष्यमित्र शुंग, इनकी हत्या कर देते हैं बृहदत्त की और मौर्य साम्राज्य पर शुंग वंश की स्थापना करते हैं। दोस्तों देख लेते हैं कि हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। अब देख लेते हैं हम दोस्तों कि अशोक का साम्राज्य विस्तार कितना रहा और कौन सी चीजें थी जो बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य से स्वतंत्र हो गई थी। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था उस पर शासन किया था। लेकिन होता क्या है कि बिंदुसार के शासनकाल में कुछ राजवंश स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कलिंगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में केरल और तमिलनाडु जो था, यही 2 क्षेत्र दोस्तों स्वतंत्र थे और यह पूर्वोत्तर भारत स्वतंत्र था। लेकिन बिंदुसार के समय में कुछ जो राजवंश थे वह स्वतंत्र हो जाते हैं, जैसे कि कलिंगा, और यहाँ पे भी उत्तर भारत में भी कुछ राजवंश थे, यह स्वतंत्र हो जाते थे। होता क्या है दोस्तों कि एरिया थोड़ा सा घट जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अशोक आता है वह कलिंगा को जीत लेता है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत का थोड़ा सा एरिया कम हो जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे बड़ा एरिया रहा वह किसका रहा, अशोक का, क्योंकि यहां तक पूरा मौर्य साम्राज्य था अशोक के शासनकाल में। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इससे भी
दूर तक था। जब हम आप दो मैपों को देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के, तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा था। यहाँ पे पश्चिम में, यहाँ पे थोड़ा सा पूरब में, और यहाँ पे दक्षिण में। बिंदुसार के शासनकाल में राजवंश स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए एरिया घट जाता है। यह जो पूरा था, यह जो पूरा था, यह पूरा एरिया आता था अशोक के शासनकाल में। तो दोस्तों देखते हैं कि आज हमने किन चीजों को पढ़ा। सबसे पहले हमने अशोक को देखा, अशोक के बाद में पारिवारिक जीवन को, उपाधियों को, धर्म को देखा, अभिलेखों को देखा, अभिलेखों में 14 शिलालेख जो महत्वपूर्ण है उनको देखा, स्तंभ लेखों को देखा, प्रमुख जो अन्य अभिलेख हैं उनको देखा, अशोक के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए उनको देखा, और भी जो चीजें हो सकती थी उन सभी पॉइंटों को हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो कि किन चीजों को हमने पढ़ा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को एक बार देखिए, दोबारा में अपने नोट्स बनाइए, और दोबारा में फिर अपने नोट्स को, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप अपने नोट्स को पढ़िए, यकीनन चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और अन्य भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनडायरेक्टली पूछता है एग्जामिनर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, स्थापत्य कला से, विभिन्न शैलियों से, उन सभी चीज़ों को हम कल के पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, इसलिए 3 पार्ट बन रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि दोस्तों कि कोई भी पॉइंट छोड़ा जाए आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से करते रहेंगे। आपकी इसी मेहनत में दोस्तों आपके लिए मैं निरंतर टाइम निकाल के वीडियो बनाता रहूँगा, कि मैं भी दोस्तों एक सामाजिक प्राणी ही हूँ कि मुझे भी कुछ घर के काम को निभाना पड़ता है। कि आप समझ सकते हैं कि घर में बड़े होने का कितना, एक तरह से कह सकते हैं कि दबाव होता है, कि छोटे अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो बड़ों को ही करना पड़ता है। तो सारे काम मुझे ही करने होते हैं, उन कामों को भी देखना है। आपकी वीडियोस को भी जब टाइम मिलता है, टाइम निकाल के मैं दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।